हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स, जिसका कि नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2। देखिए, सबसे पहले है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है वो किन चीजों पे टिका हुआ है, क्या क्या चीजें कैलकुलेट करके इसकी इंडिया जीडीपी निकाला जाता है, जीडीपी क्या है, सेक्टर्स क्या है, सेक्टर्स को कैसे बांटा गया है। इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो तो पैसे के लिए कर रहे हो। इकोनॉमिक मतलब कि अपना आप स्थिति सुधारने के लिए कोई भी काम आप कर रहे हो। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ लिख करके बड़े बन जाओगे, बड़े अधिकारी बन जाओगे। आपकी जब जॉब लगेगी तो आपको पैसे मिलेंगे, तो उससे आप अपनी फैमिली की देखभाल करोगे, लोगों की मदद भी करोगे और बहुत सारी चीजें आप करोगे। तो वो आपके लिए फायदेमंद है, इसीलिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, फिर बाद में अर्न करोगे। ठीक है, तो इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाई जो है आपका ये कभी भी बेस्ट नहीं जाने वाला है। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ये हमारी शुभकामना है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि किन सारी काम को करके हमारे पास पैसे आते हैं, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे ठीक होता है, हमारे देश में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका डिफिनीशन होता है द एक्टिविटीज विच ऑफ परफॉर्म्ड टू जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कि ऐसे काम जिनको कि करके हमें इनकम जनरेट होता है, मतलब कि पैसे आते हैं हमारे पास, उन चीजों को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग। जैसे कि कोई दुकान खोल के बैठा है तो वो क्यों बैठा है, क्योंकि उसका बिक्री होगा तो वो पैसे कमाएगा, तो उसके पास पैसे आएंगे, उसका इनकम जनरेट होगा। अगर कोई लेबर काम कर रहा है, मजदूर कोई काम कर रहा है, तो वो भी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको जब वो काम कर लेगा तो उसका जब टाइम होगा तो उसको पैसे मिलेंगे, तो एक इनकम जनरेट हुआ। एग्रीकल्चर कोई कर, कोई किसान अगर खेती कर रहा है तो खेती क्यों कर रहा है, अनाज उगा रहा है, अनाज को उसके बाद से बेचेगा, ले आकर बनिया को देगा देगा तो वो एक्सचेंज होगा, तो उसको फिर पैसे मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं इसीलिए इसी को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कि कोई भी काम को आप कर रहे हो तो उससे अगर इनकम जनरेट हो रहा है तो उसी को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई अगर सब्जी बेच रहा है तो उससे भी इसका इनकम जनरेट हो रहा है, तभी वो सब्जी को बेच रहा है। ठीक है, चलिए तो इसी के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई किया गया है 3 भाग में। देखिए हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई किया गया है 3 भागों में। पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। 3 भाग में हमारा जो है एक्टिविटी को बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर क्या है, नेचर ऑफ एक्टिविटी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी मतलब कि नेचर पे डिपेंडेंट चीजें, जिन जो चीज नेचर पे डिपेंड है उससे हमारा इनकम जनरेट हो रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें 3 प्रकार के सेक्टर है। पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है हमारा टर्सरी सेक्टर। देखिए तो ये हमारा 3 सेक्टर इसमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है, कंडीशंस क्या है, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इन सब के बारे में हम डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे। इसका पहले पार्ट देख लीजिए कि किसमें कौन सा आता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर भी 2 भाग में बांटा गया है सेक्टर्स को। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब कि जो एक संगठन का है, कम्युनिटी का हो, पूरे पब्लिक का हो, जैसे कि रोड, बिजली, पानी, ये सब पूरे पब्लिक का है। प्राइवेट सेक्टर मतलब कि खुद का जमीन, कोई खुद का घर, ये सब हुआ प्राइवेट सेक्टर। चलिए तो हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि ये तीनों सेक्टर्स होता क्या है और इनके इनमें क्या होती है। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर।
देखिए, पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर उसको कहते हैं जो कि ज्यादा चीज नेचर पे डिपेंडेंट हो, जो कि नेचर पे डिपेंडेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि एग्रीकल्चर, दूसरा फिशिंग, ये सब है प्राइमरी सेक्टर। तीसरा हो जाएगा आपका माइनिंग, माइनिंग, ठीक है। ये सब होता है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर उसको कहते हैं जो कि नेचर पे डिपेंडेंट हो। प्राइमरी सेक्टर उसको कहते हैं जो कि नेचर पे डिपेंडेंट हो, नेचर के बिना वो काम नहीं हो सकते, क्योंकि प्राकृतिक ने हमें दिया है और हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने गुड्स के लिए, अपने नीड के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर से हम खेती करेंगे, हम खेतों में अनाज लगाएंगे तो उससे हमें क्या लाभ होगा? उससे हमें अनाज, जैसे कि अगर मक्के की खेती हुई, गेहूं की खेती हुई, बाजरे की खेती हुई, ज्वार की खेती हुई, तो इन सारी चीजों से हमें क्या लाभ है? जैसे कि मक्के की खेती हुई तो मक्के की खेती हुई, फिर फसल जब कट गई तो उसके बाद से उसको किसान ने बेच दिया तो उससे उसको पैसे मिले। फिर अगला जो है, जिसको बेचा फैक्ट्री में अगर बेच दिया तो फैक्ट्री वाला क्या करेगा कि उस जो प्राइमरी सेक्टर से जो निकला गया वो मक्का है, मक्का जो है उसको अच्छे से धोएगा और उसका इस्तेमाल करेगा। उससे बिस्कुट भी बना इससे उससे बिस्किट भी बना देगा, उसको बेच देगा तो मकई हो जाएगा और मक्के का पॉपकॉर्न भी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें उससे बनेंगी। लेकिन मेन क्या है कि हमारा एग्रीकल्चर से पहले हमारा हमारा क्या आया? यहाँ पे मक्का आया, मक्का, मक्का। तो मक्का हमारा प्राइमरी सेक्टर हुआ। मतलब कि फर्स्ट कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब कि जो हमारा गुड्स प्रोड्यूस हुआ, जिसको कि हमने उगाया, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि फिशिंग, देखिए फिश को जो हम फिशिंग करेंगे, जो मछली मारेगा, तो मछली मारेगा जा करके मार्केट में बेच देगा, फिर लोग उसको खरीदेंगे, तो वो भी एक तरह से इनकम जनरेट हुआ उसके लिए कि वो मछली को मारा, फिशिंग किया, फिर जाके मार्केट में बेच दिया तो उसको पैसे मिले, फिर उसने ग्राहक को बेच दिया तो उसको भी पैसे मिले, तो ये गुड्स जनरेट हुआ, इनकम जनरेट हुआ, ठीक है। फिर माइनिंग, माइनिंग जैसे कि क्या? जैसे कि गोल्ड निकालना, सिल्वर निकालना, डायमंड निकालना, ये सब जो जब खदान से निकाला जाता है तो उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई करके अच्छे से बना करके उसको ज्वेलरी बनाए जाते हैं, उसका और सारा इस्तेमाल है। तो जब उसका बनाया जाता है तो उससे भी हमारा इनकम जनरेट हुआ। तो ये सब है हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। ये सब है हमारा प्राइमरी सेक्टर। अब है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? देखिए प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसको कि हम लोग सबसे पहला गुड्स हमारा और उसके बाद हम नया जनरेट करते हैं। पहला गुड्स हमारे, जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से खेती हुआ तो उसके बाद अनाज को हमने दूसरे गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन पहले हमारा मक्का जो निकला वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हुआ, मक्के को हमने उगाया और मक्के की खेती हुई, ठीक है। अब हमारा अगला है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जैसे कि देखिए सेकेंडरी सेक्टर कहने का मतलब है कि देखिए सेकेंडरी सेक्टर, देखिए सेकेंडरी सेक्टर में जैसे कि कॉटन है, कॉटन है, तो कॉटन को हमने खेती किया, कॉटन की जो खेती हुई वो प्राइमरी सेक्टर में हुई। जैसे कि हमने मक्के की जो खेती की, मक्के का जो फसल उगाया, उससे हमने बिस्किट बनाया, वो बाद में बनाया, लेकिन पहले, उससे पहले हमने मक्के की खेती की तो हमारे पास बस मक्का ही था। वैसे ही जब कॉटन की हमने खेती की तो हमारे पास कॉटन था, लेकिन इसको हमने इसको हमने फैक्ट्री में भेज करके रेशे के रूप में इस्तेमाल करके, देखिए तो प्राइमरी सेक्टर हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले। प्राइमरी सेक्टर उसको कहते हैं जिससे कि हमारा सॉरी, प्राइमरी सेक्टर ज्यादा कनेक्टेड होता है नेचर के साथ, मतलब कि प्राकृतिक के साथ। जैसे कि
प्राइमरी सेक्टर्स में आता है एग्रीकल्चर, खेती। दूसरा फिशिंग, मतलब कि मछली पालन या फिर मछली को बेच देना। माइनिंग, डेयरी, डेयरी। उसके बाद हो जाएगा इसमें फॉरेस्ट्री भी हो सकता है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर उसको कहते हैं जो कि नेचर के साथ कनेक्टेड हो। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर मतलब कि सबसे पहला जो हमारा गुड्स होगा, सबसे पहला जो हमारा सामान होगा, प्रोडक्ट होगा, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेक्टर, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्ट। जैसे कि देखिए, प्राइमरी प्रोडक्ट में हम कह सकते हैं जैसे कि हमने खेती किया, एग्रीकल्चर किया कॉटन की खेती की, हमने कॉटन की खेती की, और उसके बाद से इसमें से कॉटन को हमने फैक्ट्री में दे दिया, और फैक्ट्री वालों ने क्या किया कि कॉटन से रेशा निकाल करके टी शर्ट बना दी। कॉटन से रेशा निकाल करके टी शर्ट बना दी। तो टी शर्ट जो बनाई, फैक्ट्री ने जो टी शर्ट बनाई वो किससे बनाई? कॉटन से बनाई, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर से बनाई। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर से जब हमने खेती किया तो वो ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर में आ गया। तो जब हमने खेती किया कॉटन को उगाया, रुई को उगाया, और उसके बाद उसको इंडस्ट्री में हमने दे दिया, तो इंडस्ट्री वालों ने क्या किया, इसका रेशा निकाल करके इसको मैन्युफैक्चर करके टी शर्ट बना दिया। तो टी शर्ट बना दिया और मार्केट में सेल कर दिया। तो टी शर्ट जो बनाया वो किससे बनाया? कॉटन से ही बनाया। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है सेकेंडरी और टर्सरी। मतलब कि देखिए, यहाँ पे फिशिंग करेंगे हम, अगर मछली पालन करेंगे तो मछली को बेचेंगे, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर हुआ। फिर माइनिंग करेंगे हम, माइनिंग मतलब कि गोल्ड सिल्वर को हम निकालेंगे खदान में से, डायमंड को, तो वो भी हमारा हुआ प्राइमरी सेक्टर। फिर डेयरी, मतलब कि क्या, डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, जैसे कि देखिए मिल्क, मिल्क जो हुआ हमारा, मिल्क ये डेयरी प्रोडक्ट है। तो मिल्क हमारा हुआ प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि हमने गाय से दूध को निकाला, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको फैक्ट्री में दिया, और फैक्ट्री वालों ने क्या किया, इससे पनीर बना दिया। प्रोडक्ट चेंज हो गया, लेकिन इससे जो मैन्युफैक्चर होके बना वो तो प्राइमरी सेक्टर का ही है। इससे जो मैन्युफैक्चर होके बना, मिल्क से बना पनीर, और पनीर जो बना ये तो प्राइमरी सेक्टर का ही है, ठीक है। तो ये जो और मान लो मिल्क से बना दिया हमने, दूध, बटर बना दिया, घी बना दिया, ये सब जो बना ये हमारा अलग प्रोडक्ट तैयार तो हो रहा, लेकिन ये मिल्क से ही बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर मतलब कि पहला जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट्री। तो प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर उसको कहते हैं जो कि हमें पहला प्रोडक्ट प्राप्त हो। जैसे कि हमने खेती किया कॉटन का, रुई की खेती की, तो रुई हमारा जो वो हमारा प्राइमरी हुआ। फिर हम उसको बेच देंगे, और रेशा जब उसका तैयार होगा, कंपनी इंडस्ट्री वाले तैयार करेंगे और उससे टी शर्ट बनाएंगे, तो वो सेकेंडरी हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो कॉटन था, कॉटन से ही टी शर्ट बना, इसीलिए कॉटन प्राइमरी सेक्टर हुआ, ठीक है। चलिए, अगला हमारा सेकेंडरी सेक्टर उसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने कॉटन का एग्जांपल लिया, तो कॉटन से हमने कॉटन को लिया, तो कॉटन से हमने टी शर्ट बनाया, तो कॉटन हमारा है एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सेक्टर। लेकिन ये जो कॉटन है, कॉटन से हमने क्लॉथ बनाया, ये जो टी शर्ट बना ये कपड़ा हुआ, ये जो कपड़ा हुआ, ये टी शर्ट बना ये कपड़ा हुआ। और कॉटन से जब हम क्लॉथ बनाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। मतलब कि एक प्रोडक्ट का इंटरचेंज हो रहा दूसरे प्रोडक्ट में, हम लोग उसको कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। पहला प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर, उससे हम अगर कुछ बना देंगे तो सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि दूध हमारा, मिल्क जो है वो प्राइमरी सेक्टर, उससे अगर हम पनीर बनाए, छाछ बनाए, घी बनाए, कुछ भी बनाए, तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि शुगर केन से हम शुगर बनाएंगे, मतलब कि गन्ने से हम रस निकाल करके उसको फैक्ट्री वाले जो है वो चीनी बनाएंगे। शुगर केन से, गन्ना से चीनी बनाना, शुगर केन कहाँ से आया? खेती से आया। हमने गन्ने की खेती की, उसके बाद से हमें शुगर केन प्राप्त हुआ, और उसके बाद से हमने शुगर बनाया, मतलब कि चीनी को बनाया, तो वो हमारा हुआ सेकेंडरी सेक्टर। पहले शुगर केन था, हमने खेती किया, एग्रीकल्चर किया,
फार्मिंग की तो प्राइमरी सेक्टर हो गया शुगर केन प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, और उसके बाद हम उससे शुगर केन से शुगर बनाएंगे। अगर किसी चीज को किसी चीज में हम चेंज करेंगे, नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म जब जब होगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी पेपर मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि पेपर किससे बना, कागज, कागज जो है, कागज हुआ, उसको, हाँ, उसको जब पेड़ है, पेपर किससे बनता है हमारा, पेपर जो है, पेज जो बनता है हमारा, वो पेड़ की छाल से बनता है, पेड़ की छाल से हमारा पेज तैयार होता है। वो जो आप अच्छा अच्छा क्लासमेट का कॉपी देखते हो, अगर कोई भी कंपनी का आप कॉपी देखते हो, तो हमारा पेपर किससे बनता है, पेड़ों की छाल से बनाते हैं पेपर को। तो पेड़ की छाल क्या हुआ हमारा, प्राइमरी सेक्टर। उसको हम अगर किसी चीज में कन्वर्ट कर दे न्यू प्रोडक्ट में, तो वो हमारा हुआ सेकेंडरी सेक्टर। कार मैन्युफैक्चरिंग मतलब भी क्या, कार का जो पार्ट्स हम लाएंगे तभी तो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे ना इंडस्ट्री में। तो कार का पार्ट्स लाया गया, उसके बाद उसको कार बनाया गया, तो उसको भी हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। चलिए, मतलब कि नया गुड्स बनाना को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ये इंडस्ट्री में होता है, इसलिए हम लोग सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम रखते हैं, दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। चलिए, अब हमारा ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर को हम लोग कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों, क्योंकि ज्यादा खेती पे डिपेंड है, ज्यादा नेचर पे डिपेंड है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। और हम लोग पढ़ते हैं तीसरा टर्सरी सेक्टर। चलिए, हम लोग तीसरा पढ़ते हैं टर्सरी सेक्टर, देख लीजिए। तीसरा है हमारा टर्सरी सेक्टर। देखिए, टर्सरी सेक्टर का दूसरा नाम है अल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इज अल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, मतलब कि जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जो हमें ऐसा सेक्टर जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। देखिए, टर्सरी सेक्टर में हमारा ट्रांसपोर्ट, मतलब कि आवागमन, आना जाना इधर से उधर, बैंक, टीचर, डॉक्टर, बार्बर, बाल काटने वाला, लॉयर, वकील, एडवोकेट। देखिए, ये सब जो है हमारा, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो इसको हम लोग कहेंगे सर्विस सेक्टर। जैसे कि बैंक में आप जाते हैं, तो आप अपना काम करवाते हैं, आप उनसे सर्विस लेते हो, सर्विस लेते हो, तो ये सब टर्सरी सेक्टर में आता है। सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज टर्सरी सेक्टर। पुलिस, पुलिस भी इसमें हो जाएगा, पुलिस भी हमें सर्विस देती है। पुलिस को बनाया गया है जनता की भले के लिए, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। पुलिस को बनाया गया है जनता के भले के, लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। सही बात है ये। ठीक है। चलिए, अब हमारा ट्रांसपोर्ट, मतलब कि आप अगर ऑटो से कहीं जाते हो तो उसको पैसे देते हो, तो वो आपको सर्विस देगा, यहाँ से वहां लेके गया आपको, तो वो सर्विस प्रोवाइड किया आपको। फिर उसके बाद बैंक, बैंक में आप जाते हो तो आपको वो सर्विस देते हैं। टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं, तो वो भी आपको सर्विस दे रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। बार्बर, बाल काटने वाला, बाल आपका काट रहा है, तो अभी आपकी सेवा कर रहा है, सर्विस दे रहा है। लॉयर, वकील आपकी केस को सॉल्व कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो सर्विस दे रहे हैं। पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करती है, लेकिन पुलिस भी सर्विस सेक्टर में आती है। चलिए, अब हमारा अगला है, तो देखिए, ये जो है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो तीनों सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। देखिए, पहला जो हमारा प्रोडक्ट होगा, पहला जो हमारा गुड्स होगा, वो होगा प्राइमरी सेक्टर। उसको हम इंटरचेंज करेंगे दूसरे प्रोडक्ट में, न्यू प्रोडक्ट उससे फॉर्म करेंगे, वो हमारा होगा सेकेंडरी सेक्टर। और उससे
और जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा वो हमारा होगा टर्सरी सेक्टर। चलिए एक बार फिर से हम इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए देखिए हमारा जो देखिए हम जो किसान ने खेती की, मान लीजिए मक्का उगाया, तो मक्का जब उग गया, मक्का जब फसल उग गया तो उसको इंडस्ट्री में भेज दिया गया, मक्का को इंडस्ट्री में भेज दिया गया। वहां पर बिस्कुट बना दिया गया, मैन्युफैक्चर करके इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको बिस्कुट बना दिया गया। मक्का हमारा प्राइमरी सेक्टर, बिस्कुट हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और बिस्कुट को मार्केट में सेल कर दिया गया और दुकान वाले ने आपको बेच दी। दुकान वाले ने, शॉपकीपर ने आपको सेल कर दी। तो ये हो गया हमारा टर्सरी सेक्टर। मतलब कि इसने आपको सर्विस दी, इसने आपको सर्विस प्रोवाइड की, पैसे तो लिया लेकिन सर्विस प्रोवाइड किया। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है अगला आपका कंपैरिजन ऑफ थ्री सेक्टर्स। देखिए तीनों सेक्टर का कंपैरिजन करना है। चलिए तो करते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ थ्री सेक्टर्स। इन तीनों से प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी का कंपेयर कैसे कर सकते हैं। देखिए कंपैरिजन में मतलब कि कौन ज्यादा अच्छा है, किससे ज्यादा अच्छा है। देखिए प्राइमरी सेक्टर में भी पैसे आते हैं, आप अगर गेहूं को बेच देगा किसान, उससे भी उसको पैसे आ जाएंगे। इंडस्ट्री वाले गेहूं को बिस्किट बना के बेचेंगे, मक्के को कुछ और बना के बेचेंगे, तो उससे भी उनको पैसे आएंगे। फिर वो जब दुकान में सेल करेगा तो उससे भी उसको पैसे आएंगे। ठीक है, मतलब कि तीनों ही सेक्टर इनकम का एक स्रोत है, इनकम का एक साधन है। लेकिन सबसे ज्यादा किस सेक्टर से हमें प्रॉफिट होता है, हमारे देश में पैसे आते हैं। चलिए प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी। देखिए अगर वेट को उगाया जाए, वेट को उगाया किसान ने, मान लो उसका नाम है मंगरू। मंगरू ने गेहूं की खेती की। ठीक है, जब गेहूं कट गया तो गेहूं को मंगरू ने इंडस्ट्री में बेच दी। मंगरू ने गेहूं को इंडस्ट्री में बेच दी। इंडस्ट्री वाले ने इस मंगरू ने गेहूं को इंडस्ट्री में बेच दी। 10 केजी गेहूं को बेच दी इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री वाले ने मंगरू को 20 रुपए दिए। गेहूं के 10 केजी गेहूं के 20 रुपए दिए मंगरू को। ठीक है, किसने, इंडस्ट्री वाले ने। फिर इंडस्ट्री वाले ने मैन्युफैक्चर किया गेहूं से और मान लो बिस्किट बना दी। बिस्किट जब बना दी तो इंडस्ट्री वाले ने शॉपकीपर को सेल किया। इंडस्ट्री वाले ने शॉपकीपर को सेल किया। इंडस्ट्री 20 रुपए में ये दी थी, तो ये लगा करके 30 रुपए में सेल की। बिस्कुट इंडस्ट्री ने शॉपकीपर को, दुकानदार को 30 रुपए में बिस्कुट दी। ठीक है, पहले क्या था, वेट गेहूं, फिर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर होकर इंग्रेडिएंट्स डाल के बन गया बिस्किट। फिर बिस्किट जो बन गया उसको दुकानदार को सेल कर दी। अब दुकानदार इसी बिस्कुट को ग्राहक को बेचेगा, कितने में, 50 रुपए में। तो ये हो गया हमारा फाइनल गुड्स, इसको हम लोग कहेंगे फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, इसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। फिर इसको भी हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स।
ठीक है, देखिए तो प्रॉफिट कितना हुआ इसको। सबसे पहले गेहूं को उगाया गया, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर से जब गेहूं को बेचा गया इंडस्ट्री वाले को, तो ये सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इसके लिए क्योंकि यहाँ पे गेहूं था और इंडस्ट्री वाले ने इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला करके इसको बिस्किट बना दिया, गेहूं से बिस्किट बना दिया, गेहूं से बिस्किट बना दिया, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर, नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसलिए सेकेंडरी सेक्टर, नया प्रोडक्ट जब भी फॉर्म हो तो सेकेंडरी सेक्टर। फिर इस इंडस्ट्री वाले ने दुकानदार को बेच दिया 30 रुपए में, 30 रुपए में बेचा, लेकिन दुकानदार ने पब्लिक को कितने में बेचा, ग्राहक को कितने में बेचा, 50 रुपए में, ठीक है। तो ये टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी से हमें पैसा प्राप्त हुआ 20 रुपए प्राइमरी से, 30 रुपए इंडस्ट्री वाले सेकेंडरी सेक्टर से, और 50 रुपए टर्सरी सेक्टर से। तो हम जब जीडीपी में काउंट करेंगे, जीडीपी में जब हम काउंट करेंगे इन तीनों चीजों को, तो इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं गिनेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स में हम इसलिए नहीं गिनेंगे कंपेयरिंग में, क्योंकि जब किसान ने इंडस्ट्री वाले को बिस्कुट बेचा 20 में, तो इसने शॉपकीपर को, दुकानदार को 30 में बेचा, मतलब कि ये 10 रुपए पहले से प्रॉफिट में है, 10 रुपए प्रॉफिट में है। फिर शॉपकीपर ने भी, दुकानदार ने भी पब्लिक को 50 रुपए बेचा, मतलब कि 20 रुपए ये भी प्रॉफिट में है। तो पहले गेहूं का दाम था 20, बिस्कुट का दाम 30 और बेचा उसको 50 में। तो आप समझ लो कि फाइनल गुड्स जो होगा इसका 50 रुपया, मतलब कि 50 रुपए में इंटरमीडिएट गुड्स दोनों जुड़ा हुआ है कि नहीं। 50 रुपया जो है इसमें पहले का 20, ये जो गेहूं का 20 था वो, फिर ये बिस्किट का 30, और फिर इसने जो 20 रुपए कमाए, इसने तो दुकानदार ने इंडस्ट्री वाले से 30 में ली, लेकिन इसने बेचे 50 में, तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं 20 रुपया, 20। तो कितना हो गया 70, यहाँ लाया 50 माइनस 20 आ गया क्या, ठीक है। क्या मामा, देखो इसी बिस्किट का फाइनल गुड्स हुआ 50 रुपए, 50 रुपए। तो इसमें जो है फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि इसने जो बेचा इंडस्ट्री वाले को 20 में, और इंडस्ट्री वाले ने इसको बेचा 30 में, तो 50 फाइनल गुड्स इसका इंक्लूडेड है, इसलिए ये बिका 50 में, ठीक है। तो सबने प्रॉफिट कमाया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने कमाया, इससे 10 रुपए प्रॉफिट में इंडस्ट्री वाला था, सेकेंडरी सेक्टर 10 रुपए प्रॉफिट में था प्राइमरी से, प्लस 10, फिर 10 ये, फिर 20 रुपए ये, तो 10 इसका और 20 इसका, 30 रुपए ये। तो जहां पे देखो 3 गुना प्रॉफिट है, 3 गुना प्रॉफिट, सीधे यहाँ 10 कमाया, यहाँ 30 कमाया, तो 3 गुना प्रॉफिट जो कमाया, तो सबसे ज्यादा किसमें कमाई है, टर्सरी सेक्टर में। शॉपकीपर को सबसे ज्यादा कमाई हुआ, इसलिए हम लोग कहेंगे टर्सरी सेक्टर हमारा जो है वो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देता है। जैसे कि बैंक में देख लीजिए आप, अगर कोई फैक्ट्री है तो उसमें भी वर्कर्स काम करते हैं, फिर बैंक में भी वर्कर्स काम करते हैं, पुलिस में वर्कर्स काम करते हैं, आर्मी में, ये सब जो सर्विस जो आपको प्रोवाइड करता है, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, ये सब जो है टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर इज आल्सो नोन एज टर्सरी सेक्टर। तो यही था आपके लिए एक कंपेयरिंग ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जो है वो टर्सरी सेक्टर आपको देती है। चलिए अगला है हमारा जीडीपी। तो जीडीपी जो है ये एक ना समझ आने वाला टॉपिक है। जीडीपी अच्छे से समझ में जल्दी नहीं आता है बच्चों को, लेकिन चलिए हम लोग बात करते हैं जीडीपी पे, और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की। चलिए चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, देखिए जीडीपी का सबसे पहले, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रॉस
प्रोडक्ट। देखिए ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट मतलब कि जीडीपी। जीडीपी ऑलवेज कैलकुलेटेड इन डॉलर, मतलब कि जीडीपी जो हमेशा कैलकुलेट होता है वो डॉलर में होता है। ये बात आप याद रखिएगा, रुपए में जीडीपी कभी कैलकुलेटेड नहीं होता है। जीडीपी हमेशा डॉलर में कैलकुलेटेड होता है। जीडीपी हमेशा डॉलर में कैलकुलेटेड होता है। अभी जो $1 का प्राइस है, अभी हमारे $1 का प्राइस यहाँ पे $1 मतलब कि $1 अमेरिकन का प्राइस 80 रुपए। 80, यहाँ भारत का 80 रुपए अमेरिका में जाके $1 बनेगा। मतलब कि देखो ना, यहाँ का 80 रुपए वहां जाके एक एक डॉलर बन जाएगा। अगर वहां से $20 लेके आते हो तो 20 × 80, 8 × 2 = 16, 1600 रुपये बनेगा यहाँ पे। समझ रहे हो? मतलब कि $20 1600। अगर मान लो कि देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जब यहाँ हम लोग जाएंगे यहाँ से पैसे लेकर के 1600, तो वहां जाके बनेगा $20। लेकिन 1600 का हमारा बनेगा $20। लेकिन जब टूरिस्ट हमारे यहाँ आएंगे, जब अमेरिका डॉलर वाले लोग हमारे भारत में आएंगे घूमने के लिए, हमें देखने के लिए, तो वो अगर मान लो कि $1000 लेके आएंगे, तो वो सोचो आप भारत को कितने अच्छे से घूमेंगे। वो भारत का एक एक चीज जान करके जाएंगे, एक एक राज्य घूम लेंगे। $1000 मतलब कि समझ रहे हो आप, 1000 गुने 80, ठीक ना, 2 3 4, 80,000। $1000 यहाँ पे आके बन जाएगा उसका 80,000। 80,000 में वो कितने अच्छे से घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये आप समझ लो। देखिए, तो इसलिए कहते हैं कि हमारा जो रुपए का अभी तो और रुपए का वैल्यू थोड़ा सा गिर गया है, वैल्यू गिर गया है थोड़ा सा रुपए का। देखिए, तो जब भी जीडीपी कैलकुलेटर होता है तो हमारा डॉलर में कैलकुलेट होता है। जिस देश का जितना ज्यादा जीडीपी होगा वो देश उतना ज्यादा तरक्की करेगी। मतलब कि जीडीपी कहने का मतलब होता है कि एक साल में आपके कंट्री के अंदर, आपके देश के अंदर जितना भी काम होता है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी व्यापार हो रहा है, उन सब का कैलकुलेशन को हम लोग कहते हैं जीडीपी। एक साल में आपके कंट्री में, आपके राज्य में, आपके देश में जितना भी विकास हो रहा है, जितना भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। ठीक है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद द कंट्री इन 1 ईयर, मतलब कि एक साल में जितना भी इनकम जनरेट होता है सेक्टर से, उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। जीडीपी में कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं, हमेशा फाइनल गुड्स को लेकर के जीडीपी बनाते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि कोई एक बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग को बनने में खर्च लगा 40 करोड़। 40 करोड़ इस बिल्डिंग को खर्च लगा, और बिल्डर ने इसको बेच दिया 40 करोड़, मान लो 45 करोड़ में। 40 करोड़ इस बिल्डिंग को खर्च लगा, 45 में बेच दिया, तो उसको 5 करोड़ प्रॉफिट हुआ। तो 5 करोड़ प्रॉफिट हुआ, तो इसमें जो कंक्रीट लगा, जो रॉड लगा, जो सीमेंट लगा, जो मटेरियल लगा, उसका दाम ये इसी में ऐड है। इंटरमीडिएट गुड्स हुआ ना। बिल्डिंग बनेगा तो अपने तो नहीं, रात में भूत पूजेगा जो खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि अपने से आपके बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा, एक रात सो के उठो बिल्डिंग मिल गया आपके घर के आगे, ऐसा नहीं ना होगा। तो बिल्डिंग जो बना, उसको बनाने में मेहनत लगा, मजदूरी लगा, पैसे खर्च हुए, उसमें मटेरियल लगा, कंक्रीट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, सब कुछ लगा। तो उस सब को बना करके, डिजाइन कर करके, सब कुछ को, घर को पूरा कंप्लीट करके 40 करोड़ उसका एक्सपेंडिचर हुआ, 40 करोड़ उसका खर्च हुआ। लेकिन इसको बिल्डर ने बेचा 45 करोड़, मतलब 5 करोड़ का उसको फायदा हुआ। लेकिन जब मैं बिल्डिंग को खरीदूंगा, या फिर तुम बिल्डिंग को, या फिर कोई बिल्डिंग उस बिल्डिंग को खरीदेगा, तो सीधे 45 करोड़ बिल्डर के हाथ में दे देगा, ना कि पूछेगा कि इसमें रॉड का कितना कॉस्ट लगा, आपको इसमें बालू का गिरवाए थे, बालू इसमें लगा है, वो कितने का गिरवाए थे, तो बालू कितना खर्च हुआ, ना पूछेगा ईटा कितना खर्च हुआ, सीधे वो पूरा फाइनल गुड्स दे देगा।
तो इसीलिए जीडीपी में हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं, हमेशा फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए एक बात और, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, देखिए गुड्स मतलब कि सामान जैसे कि प्रोडक्शन, और सर्विसेज मतलब कि सेवा, सेवा और सामान। देखिए गुड्स मतलब कि जैसे कि बिस्किट बनना, चॉकलेट बनना, कोई भी चीज जो जो चीज भी आप यूज करते हो वो सब हो गया आपके लिए गुड्स। लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि सर्विस सेक्टर ऑल्सो नोन एज टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में क्या, पुलिस, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, ये सब हमारे लिए क्या हो गए, सर्विस प्रोवाइड करती है हमें, इसलिए हमारे लिए हो ये सर्विस सेक्टर। सर्विसेज सेवाएं, और गुड्स मतलब कि जो हम इस्तेमाल में लेते हैं, जिस चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हो गई हमारे लिए गुड्स। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग जीडीपी। सबसे अभी हमारा जो इंडिया है, डेटा के हिसाब से, आपके बुक में जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से हमारा इंडिया 5th नंबर पे लाई करता है वर्ल्ड जीडीपी में। वर्ल्ड जीडीपी में डीपी में हमारा इंडिया 5th नंबर पे लाई करता है, 5th नंबर पे लाई करता है। सबसे पहले नंबर पे पूरे वर्ल्ड जीडीपी में यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए जो है सबसे पहले नंबर पे लाई करता है जीडीपी में इन वर्ल्ड कैलकुलेटेड, और उसके बाद से 5वें नंबर पे लाई करता है कौन है, इंडिया है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जीडीपी ऑलवेज जीडीपी। देखिए जीडीपी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डॉलर, डॉलर में हमेशा जीडीपी का काउंट होता है। अभी डॉलर का प्राइस चला है, $1 का यहाँ पे होता है 80 रुपए। ठीक है, $1 का 80 रुपए। और ग्रॉस जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं जीडीपी। यहाँ अगर कोई टूरिस्ट घूमने आएगा तो डॉलर का जो प्राइस, डॉलर जो होगा $1 यहाँ आके 80 रुपए बन जाएगा। डॉलर का प्राइस घटते बढ़ते रहता है, ठीक है, अपने समय के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से। गुड्स मतलब कि सामान, जो आपका सामान हुआ, मान लो कंप्यूटर, टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क, फैन, कुछ भी, तो जिसको कि आप इस्तेमाल में लेते हो, गुड्स है आपके लिए, जरूरत की चीजें हैं वो आपके लिए हो गई एक गुड्स। और सर्विस मतलब कि जो आपको सेवा प्रदान करती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सर्विसेज। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है, देख लीजिए यही हमारा जीडीपी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए तो हमारा अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। देखिए हिस्टोरिकल चेंज आए हमारे तीनों ही सेक्टर्स में। तो हिस्टोरिकल चेंज क्या है, देखिए सबसे पहले तो जो के समय में पहले के समय में लगभग 100 साल पहले ज्यादातर लोग खेती पर डिपेंडेंट थे, प्राइमरी सेक्टर्स पर डिपेंडेंट थे। पहले 100 साल पहले ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर्स पर डिपेंडेंट थे, खेती करते थे, किसान थे। अभी तो बहुत सारे लोग टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में चले गए हैं, लेकिन 100 साल पहले का जब आप डेटा उठा करके देखोगे तो आपको पता चला कि बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर्स में थे, खेती किया करते थे। और फिर जब एक रिवॉल्यूशन आया, जब इंडस्ट्रीज आई हमारे भारत में, इंडस्ट्रीज आई, जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ठप भी किया। लेकिन अभी अभी जो हमारी सरकार चल रही है, जो हमारी सरकार कर रही है, उससे ज़्यादा अच्छा काम तो अंग्रेजों ने जरूर किया था। उन्होंने हमें रेलवे दिया, हमें बहुत चीज़ दे के गए, वो लोग हमें सिखा कर भी गए बहुत चीज़। देखिए तो हमारी जो हिस्टोरिकल चेंजेस आए हमारे सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और कई लोग को हमने देखा उस टाइम के डेटा के हिसाब से कि वहाँ के वो लोग जो थे प्राइमरी सेक्टर्स को छोड़ के सेकेंडरी सेक्टर में जाने लगे, इंडस्ट्री में काम करने लगे।
तो फिर सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ोतरी आ गई और प्राइमरी सेक्टर घट गया, सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ोतरी आ गई। ठीक है। वेस्ट इंडिया कंपनी जो लाया था, अंग्रेज लोग लाया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो लाया था अंग्रेज लोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी टाइम पे आया था। और उसी टाइम पे लोग जो थे ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के सेकेंडरी सेक्टर में जाने लगे। और फिर पिछले 40 सालों का डाटा आप देखोगे तो आपको पता चला कि तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही सेक्टर जो है हमारी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमारी तीनों ही सेक्टर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यही था हमारा हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। पहले 100 साल पहले का डेटा आपके बुक में दिया गया है, उसमें देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि लोग प्राइमरी सेक्टर्स पे डिपेंडेंट थे, ज़्यादा ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर्स में लोग थे। और फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया हमारे भारत में, अंग्रेज लेके आए, तब सेकेंडरी सेक्टर्स में हमें एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला और उसमें ज़्यादा लोग जाने लगे, तो सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ोतरी आई। और फिर 40 साल का डाटा देखोगे पीछे का, तो हमारे तीनों ही सेक्टर्स में अच्छी बढ़ोतरी आई। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर। देखिए इंपॉर्टेंस राइजिंग ऑफ टर्सरी सेक्टर ये क्या है। देखिए जब आप देखोगे 1973 टू 1974 का डेटा आपके बुक में दिया गया है, उस डेटा को आप देखोगे तो 40% जीडीपी जो है, 40% जीडीपी को प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 1973 टू 1974 में 40% ऑफ जीडीपी को प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करती थी। प्राइमरी सेक्टर से 40% जीडीपी आता था, जीडीपी ऐड होता था। ठीक है, 13% सेकेंडरी सेक्टर से, 13% जो था वो सेकेंडरी सेक्टर से जीडीपी कैलकुलेट होता था, कंट्रीब्यूट किया करता था सेकेंडरी सेक्टर। और 47% जो जीडीपी था वो टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में 1970 टू 1974 में, उस टाइम का डेटा है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किसने किया जीडीपी में, तो 47% टर्सरी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में। उस टाइम पे भी 1973 टू 1974 में भी डेटा आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया टर्सरी सेक्टर ने, एम्प्लॉयमेंट दिया ज़्यादा प्रोडक्शन में, सॉरी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया और इकोनॉमिक कंडीशन भी ज़्यादा अच्छा किया, बेहतर एम्प्लॉयमेंट भी दिया। और 2013 से 2014, 2013 से 14 का डेटा आप देखोगे तो 14% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया प्राइमरी सेक्टर ने, 19% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया सेकेंडरी सेक्टर में, और 67% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया टर्सरी सेक्टर ने। सीधे कैसे, ऐसे 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 सीधे ऐसे 1973 में हम लोग यहाँ थे, आज हम लोग यहाँ है, 2024 चल रहा है, लेकिन ये डेटा 14 का है। ठीक है, ये डेटा 14 का है, 2013 टू 2014 का डेटा है। टर्सरी सेक्टर ने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर लिया उस टाइम से लेके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है और सर्विस जो है वो हमें टर्सरी सेक्टर ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और सर्विस टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड करती है, इसलिए टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है। जीडीपी में हमेशा फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे हमारा कुछ क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग कर लेते हैं। इसको मैं आपको मिटा करके क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए तो हमारा अगला टॉपिक है व्हाई टर्सरी सेक्टर इज राइजिंग। मतलब ये क्वेश्चन जो है कि टर्सरी सेक्टर ही जो है यही हमारा ज़्यादा क्यों जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, टर्सरी सेक्टर हमारा ज़्यादा जीडीपी में क्यों कंट्रीब्यूट करती है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इसके सम सर्विसेज आर बेसिक सर्विसेज। देखिए कुछ जो सेवाएं हैं वो बेसिक सेवाएं हैं, जैसे कि बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस, ये सब जो है ये बेसिक सेवाएं हैं, इसको गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो इसी बैंक, हॉस्पिटल, ये बैंक, हॉस्पिटल और स्कूल ये सब तो प्राइवेट भी है और सरकारी भी, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, दोनों ही। प्राइवेट प्राइवेट बैंक भी है, सरकारी बैंक भी है, गवर्नमेंट बैंक भी है
और प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। ठीक है। देखिए, तो ये जो हमारी है बेसिक सर्विसेज है, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगी। और एज इनकम लेवल इज राइज सम पीपल डिमांडिंग मेनी सर्विसेज मोर लाइक। देखिए, जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी शौक वो पाल के रखता है, तो उसको पूरे करने की भी कोशिश करता है। लेकिन हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन फिर भी पैसा हमारे पास आता है तो हम लोग बाहर खाना खाने की सोचते हैं, बाहर खाना खाने की सोचते हैं, ईटिंग आउटसाइड, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट होता है होटल वालों का, रेस्टोरेंट वालों का। फिर शॉपिंग करने जाते हैं तो इससे दुकानदार का, शॉपकीपर का, मॉल का, इन लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट होता है। तो हम बाहर खाना खाने जाते हैं, उससे भी एम्प्लॉयमेंट होता है। शॉपिंग करेंगे तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है। ट्रैवलिंग, घूमना फिरना बहुत ही जरूरी है। जब आपके पास पैसे आ जाए तो मेरी ये सलाह है, या फिर किसी से भी पूछो तो आपको वो कहेंगे, जो पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति होंगे, आपको कहेंगे कि घूमना, ट्रैवलिंग इज द बेस्ट नॉलेज। घूमना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अपने जीवन में। अगर आपने कम से कम इंडिया में, अपने देश के पूरे 28 राज्यों में कम से कम घूमो, हर एक जगह घूमो, हर एक जगह जाकर के घूमो। घूमने से बहुत नॉलेज बढ़ता है। जो आप किताब में देखोगे, पढ़ोगे, उससे ज़्यादा आप सामने अगर देखोगे, उस चीज़ों को अनुभव करोगे, आप घूमोगे ना, तो क्या होगा कि आप भांति भांति लोगों से मिलोगे। और जब आप भांति भांति लोगों से मिलोगे, आपकी सोच बदलेगी। वो छोटी सी सोच नहीं रहेगी कि इससे जलना, उससे वो नहीं। वो आपकी सोच और डेवलप होगी, आपको वो महान इंसान बनाती है। घूमना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप, ट्रैवलिंग इज द बेस्ट नॉलेज। फिर उसके बाद चलिए, प्राइवेट स्कूल्स भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, तो ये सब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। तो इसीलिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, टर्सरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाती है जीडीपी में। और जब प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। जब प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, तो टर्सरी सेक्टर में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला है वेयर मोर पीपल एम्प्लॉयड। देखिए, डेटा का हिसाब से 1977 और 1978 की डेटा के हिसाब से, और 2017 और 2018 के डेटा के हिसाब से, किस सेक्टर में लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है, मतलब कि किसने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी है किस सेक्टर ने। तो 71% एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर ने दी है 1977 और 1978 के डेटा के हिसाब से। 71% एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर ने, 11% जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेकेंडरी सेक्टर, और 18% जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्सरी सेक्टर ने दी है 1977 टू 1978 के डेटा के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। 44% एम्प्लॉयमेंट 2017 से 2018 के डेटा के हिसाब से, 2017 टू 18 के डेटा के हिसाब से प्राइमरी सेक्टर ने 44% एम्प्लॉयमेंट दी है। 25% एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर और 31% एम्प्लॉयमेंट टर्सरी सेक्टर ने दी है। देखिए, डेटा के हिसाब से 45 सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर ने दी है। लेकिन इसमें अब दिक्कत है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट तो दी, लेकिन क्या उसको उतना पैसा मिल पा रहा है जिसको कि, अगर आपने 5 आदमी लोगों को जॉब पे रखा तो उसको अच्छे से आप पैसा इतना दे पा रहे हो कि वो रोजमर्रा का अपना जीवन जो है व्यतीत कर पा रहा है, अच्छे से अपने फैमिली को संभाल पा रहा है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो दिक्कत क्या है इसमें कि 71% एम्प्लॉयमेंट है, ये अच्छी बात है। 44% ये अच्छी बात है प्राइमरी सेक्टर की। लेकिन इसमें आप एक चीज देखोगे, जैसे कि मान लो एक जमीन है, एक खेत है, एक खेत पर, एक जो खेत है, एक खेत है, इस पे अगर 4 लोगों की जरूरत है काम कर, सॉरी, 2 लोगों की जरूरत है काम करने की। इस पे अगर 2 लोगों की जरूरत है काम करने की, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है 4 लोगों को, 4 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 2 लोग जो होंगे वो फालतू होंगे। मतलब कि 2 लोग यहाँ पे होंगे तब भी इनका काम होगा, नहीं होंगे तब भी इनका काम होगा, और इक्वल काम होगा। ठीक है। तो ये जो है, ये 2 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। ये मान लो कि ये खेती करके, जहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है,
यहाँ से अगर 2,000 रुपये आएंगे, खेती करने के बाद 2,000 रुपये आएंगे, तो 4 आदमी है तो 5-500 सब बांट लेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 2 आदमी ही रहेगा तो 1,000 लेगा। एक आदमी, एक आदमी 1,000 बांट लेगा, तो 500-500 मिलेगा, 100 और 1,000 मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हुआ ना, प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा हुआ। इसीलिए ये जो है हमारा, 2 लोग रहेंगे यहाँ पे तो ज्यादा बेनिफिट होगा 4 लोग के कंट्रीब्यूशन कंपेयर में। ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा मनरेगा। देखिए मनरेगा क्या होता है। मनरेगा का फुल फॉर्म सबसे पहले महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें ये कहा गया था, इस एक्ट में इसको स्टार्ट किया गया था 2005 में। दिस एक्ट इज मनरेगा वाज स्टार्टेड इन 2005। मनरेगा आपका एक VVI है, ये एग्जाम में पूछने की संभावना है, पूछा जाता है कई बार, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मनरेगा जो है वो 2005 में एक्ट को चलाया गया था। गवर्नमेंट प्रोवाइड राइट टू वर्क, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट आपको जॉब देती है, वर्क प्रोवाइड करवाती है। इसमें दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 625 डिस्ट्रिक्ट। ये भारत के 625 जिले में डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू प्रोवाइड मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट इसमें ये प्रॉमिस करती है हर एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति से कि वो जो है उनको साल में कम से कम 100 दिन 100 डेज वर्क करवाएगी, अपने से काम देगी सरकार मनरेगा में। ये कह मनरेगा को 2005 में लॉन्च किया गया था। मनरेगा मतलब कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको 625 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। वहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोगों को 100 दिन के लिए जॉब देने के लिए, हर साल 100 दिन के लिए जॉब देने के लिए ये एक्ट को चलाया गया था। और इससे कई रूरल एरिया में हमें सुधार भी देखने को मिला, एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिला, और इससे स्थिति अच्छी होने भी लगी थी। ठीक है, तो यही है हमारा मनरेगा जो है वो वर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए अब हमारा है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में हम दो चीज़ देखते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर कहने का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर। गवर्नमेंट के जितने भी जॉब है वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, और प्राइवेट में जितने भी जॉब है वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। गवर्नमेंट में करने वाले जॉब मतलब कि गवर्नमेंट में जो जॉब करते हैं, मान लीजिए कोई आदमी बैंक में है, पुलिस में है, रेलवे में है, ये सब जो है, तो गवर्नमेंट में क्या सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है कि उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। मतलब कि कोई अगर गलती नहीं करो, अच्छे से अपना जॉब आप कर रहे हो तो आपको क्यों निकाला जाएगा। अच्छे से आप अपना काम कर रहे हो, उसका आपको पैसे मिलते हैं, और आपका पैसा टाइम टू टाइम दे दिया जाता है, और उसमें आपको घूमने के लिए भी दिया जाता है, आपको पेंशन भी दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, आपको एम्प्लॉयमेंट हो गया वो। तो इसमें गवर्नमेंट की, तो इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। उसमें आपको काम करने के लिए 8 घंटा टाइम बनाया गया, 9 से 5, और या फिर जो भी टाइम का शेड्यूल है वो एक फिक्स टाइम होता है। अगर आपसे एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स टाइम होता है, फिक्स्ड वर्क होता है, जॉब सिक्योरिटी होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, ये सब होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, फैसिलिटी ज़्यादा होता है, पेंशन भी मिलता है आपको रिटायरमेंट के बाद। अब चलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जैसे कि प्राइवेट वाला, इसमें ना आपको जॉब सिक्योरिटी देखने को मिलेगा, मतलब कि कभी भी आप निकाले जा सकते हो इस जॉब से, अच्छा काम कर रहे हो या फिर खराब, उससे आपको मतलब नहीं, कंपनी का फ़ायदा होना चाहिए, सीधा बात। कंपनी को अगर आपकी ज़रूरत लगी तो आपको रखेगी, नहीं ज़रूरत लगी तो आपको नहीं रखेगी।
उसके बाद से कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि कितने घंटे आपसे काम कराया जाएगा, किस कंडीशन में आपसे काम कराया जाएगा। मतलब कि सुबह शाम कभी भी जब उनका टाइम हो, उनका मन हो तो काम करवा सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। फिर आपको पैसे की दिक्कत भी देखने को मिलती है कई जगह पर। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पुअर कंडीशन भी देखने को मिलता है, और इसीलिए हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करें, ताकि हमारी भी जॉब की सिक्योरिटी रहे। ठीक है, तो सब लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों नहीं चले आते? तो गवर्नमेंट जॉब में सब लोग नहीं जा पाते क्योंकि सब में उनकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं हो पाती है, सब उतना मेहनत शायद नहीं करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिल पाता है। और जिनको जो गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कर रहे हैं उनकी तो फिर खैर बात ही अलग है। तो यही है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रोज़गार कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले रोज़गार को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती, गवर्नमेंट भी कर सकती है, बहुत कुछ किया भी। देखिए, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स बाय चीप लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स बाय दीज थिंग्स। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो छोटे किसान जो है वो उनको लोन प्रोवाइड कर सकती है, उससे वो लोन, उस लोन के पैसे से वो किसान अपना खेती कर सकेंगे। मान लीजिए कभी बाढ़ का फसल ढह गया, कभी किसान के पास पैसे नहीं है, तो उनसे वो खेती कर सकेंगे, और फिर जब पैसा आएगा तो वो लोन चुका भी सकेंगे, और उनका भी काम हो जाएगा, गवर्नमेंट का भी काम हो जाएगा, और देश का भी फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट चीप छोटे छोटे लोन देती है किसानों को, तो किसान जो है अपने खेत में अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को लगाएंगे, अलग अलग प्रकार की फसल की खेती करेंगे, जैसे कि मूंग की, मसूर के दाल की, ज्वार की, बाजरे की, गन्ने की, चावल की, गेहूं की, सब कुछ की खेती करेंगे। तो उनका सॉइल भी ज़्यादा फर्टाइल रहेगा, और सॉइल भी फर्टाइल रहेगा, और उनको प्रॉफिट भी होगा, और हमारे देश को भी फ़ायदा होगा, हमारा देश भी तरक्की करेगा, और किसान भी तरक्की करेगा। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को चीप लोन्स प्रोवाइड करनी चाहिए हमारे किसान को। इसके लिए गवर्नमेंट केसीसी क्रेडिट कार्ड भी है, जिसका केसीसी क्रेडिट कार्ड का यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में, कि किसान इससे लोन ले सकते हैं और फिर अपना काम कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट न्यू डैम्स एंड कैनल्स, मतलब कि गवर्नमेंट जो है नया नया डैम बना सकती है और कैनल्स बना सकते हैं, जिससे कि डैम बनाने वाले मजदूरों को रोज़गार मिलेगा, और डैम और कैनल्स बनने से वर्क फ्रॉम लेबर, मतलब कि डैम बनाने वाले मजदूरों को रोज़गार मिलेगा, और वहाँ के डैम के और कैनल्स के आसपास की जो खेत होंगी वो भी फर्टाइल होंगी, ज़्यादा फर्टाइल होंगी, उसमें क्रॉप्स, फसल अच्छे से उगेगा, और वहाँ के जो किसान होंगे वो डैम से पानी लेकर के उसको खेतों में सिंचाई कर सकेंगे, उस पानी से उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जा सकेगा, तो बहुत उसका यूज किया जा सकेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए, और रोड कंस्ट्रक्शन करेगी। यहाँ तो बिहार में पता ही नहीं चलता है रोड है कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता है। रोड बनता है जो डी क्वालिटी के मटेरियल से बनता है, बालू में खूब सारा मिट्टी रहता है, उसे रोड को ढाल दिया जाता है, गिट्टी में मिट्टी रहता है उसी को रोड से ढाल दिया जाता है, पता ही। और पहली बरसात में रोड टूट जाता है, और फिर गड्ढा गड्ढा हो जाता है सब जगह, पता ही नहीं चलता रोड में गड्ढा है फिर गड्ढा में रोड है। ठीक है, तो अच्छा रोड बनाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा करना चाहिए, जिससे कि रोज़गार मिलेगा लोगों को, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो इंडस्ट्री जाएगी, इंडस्ट्री सेटअप होगा तो वहाँ का उस एरिया का विकास अपने आप होने लगेगा। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट कैन सेटअप स्मॉल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट को रूरल एरिया में, मतलब कि गांव के इलाके में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहिए, जिससे कि लोगों को, वहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार मिले। गवर्नमेंट को गांव में रोज़गार के लिए
छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहिए, जिससे कि जहाँ पे इंडस्ट्री जाएगी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप चली जाएगी, पानी अपने आप चली जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, तो उस गाँव का भी विकास हो गया, वहाँ के लोगों का भी विकास हो गया और सबका विकास हो गया। ठीक, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का हमारे स्टेटमेंट है, हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का स्टेटमेंट है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, और फिर इंडस्ट्री सेटअप होंगी सॉरी, तो सबका फ़ायदा होगा इसमें। और इंडस्ट्री से नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्री रहेगी तो उससे नुकसान कम होगा।